गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाकी लोग क्लास में नहीं है? पता क्यों? नहीं। सूचना तो है ना उन लोगों को। यस सर। एक बार ग्रुप में डाल दीजिए मैसेज। हम लोगों ने पिछले टर्म पे डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग के बारे में देखा। अब नेक्स्ट यूनिट में आपके करिकुलम में एक टॉपिक है जिसको हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन या अभिक्रमित अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन? व्हाट इज द concept of program learning instruction? How many types of it? And what is the process of program learning instruction? कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, इसका संप्रत्यय क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन है अभिक्रमित अनुदेशन जो सामग्री है या जो अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम की हम बात करते हैं। तो जब से ये कंप्यूटर का इजाद हुआ है तब से ये बहुत ही इनोवेटिव और हाईली इंडिविजुअलाइज्ड वे में हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इसमें देखते हैं। आप लोग इनोवेटिव के अंतर्गत तमाम तरह के जो आप लोगों ने पिछली बार सेमिनार डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी में देखा या फिर अन्य जितने भी प्रकार के अपनी स्ट्रेटजी देखी है उसको इम्प्लीमेंट करके किसी डिवाइस के माध्यम से या एक सिस्टमेटिक वे में कैसे हम जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें इंडिविजुअल को महत्वपूर्ण मानते हुए वो अपनी गति से उसकी जितनी अपनी गति है, धीरे स्लो लर्नर है तो स्लो गति से सीखे, फास्ट लर्नर है तो फास्ट गति से सीखे। तो इसलिए इसको आप कह रहे हैं कि बहुत ही इनोवेटिव है और हर स्टूडेंट अपने पेस में अपने टाइम से चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। और प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन में यह ध्यान दिया जाता है कि जितने भी कोर्स कंटेंट को प्रस्तुत किया जा रहा हो वह एक सिस्टमेटिक वे में उनके समक्ष प्रस्तुत हो। और इसको बहुत रिसेंटली आप कह सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि अगर एंशिएंट में देखें तो ये अभी हम उसकी ओरिजिन पे बात करेंगे, लेकिन बहुत रिसेंट में हम इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आज अपने दैनिक जीवन में इसको हम यूज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है आज की डेट में
जो प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन है, जो ट्रेडिशनल लर्निंग का प्रोसेस था वो अब शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के अंतर्गत। इसको हम इसीलिए कभी कभी इसको ऑटो इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ऑटो इंस्ट्रक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन होता है वो किसी शिक्षक की उपस्थिति में न होकर के विद्यार्थी को खुद से इंस्ट्रक्शंस प्राप्त होते रहते हैं, उसको खुद से निर्देशन प्राप्त होता रहता है कि उसको क्या करना है। वो फर्स्ट स्टेप पे है, उसको अब क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है, ये चीज उसको स्वतः रूप से उसको निर्देशन प्राप्त होता है। इसलिए इसको आप स्वतः निर्देशन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इसको हम ऑटो इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जब हम पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, फिर धीरे धीरे जब चाइल्ड सेंटर्ड की बात किया जाने लगा, तो इसलिए आप इसको सेल्फ लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल मान सकते हैं। क्योंकि जब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कही जाएगी तो चाइल्ड सेंटर्ड के अंतर्गत विद्यार्थी खुद से कैसे सीखे। एक तो उपस्थिति है शिक्षक की, शिक्षक अपनी उपस्थिति में उनको बताएगा, और शिक्षक की उपस्थिति में जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन शिक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिससे अधिगमकर्ता स्वयं ही सीखने की कोशिश करे, जिसमें अधिगमकर्ता खुद से अधिगम प्राप्त करे, उस चीज के लिए ये काफी यूजफुल है। बहुत ज्यादा उसका उपयोग हम इसमें सेल्फ लर्निंग में देखते हैं। जहां तक सेल्फ लर्निंग की बात है, व्यक्तिगत रूप से सीखने की बात है, स्व अधिगम की बात है, उसी के साथ साथ यह क्लासरूम इंस्ट्रक्शन में कक्षा कक्ष निर्देशन के अंतर्गत भी बहुत ज्यादा यूजफुल हमें मिलता है। अर्थात दोनों सिचुएशन में, जब टीचर कक्षा कक्ष में उपस्थित है उसके शिक्षण के दौरान, और जब कक्षा कक्ष के बाहर कोई स्टूडेंट लर्निंग कर रहा है, कोई लर्नर स्टडी कर रहा है, तो वो सेल्फ लर्निंग कैसे करेगा। इन दोनों ही परिस्थितियों में प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन काफी सहायक सिद्ध हुआ है। यदि हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें, कब से शुरुआत हुई, तो इसको ये आप मान सकते हैं कि अरस्तु के समय से इसका इनिशिएशन हो गया था। लेकिन ये आप उस समय अरस्तु के समय में जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था उसका आज के रूप में जो हमको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मिलता है वैसा रूप नहीं था। अरस्तु के समय में जो भी प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन था उसका रूप दूसरे तरह का था, लेकिन इनिशिएशन आप वहीं से मान सकते हैं, लेकिन दूसरे रूप में वो हमको प्रदर्शित होते हुए दिखता है। और सबसे पहले इसका जो प्रैक्टिस किया गया, इसका जो अभ्यास किया गया, वो प्लेटो के द्वारा किया गया, ऐसा माना जाता है। और ये आप ये नहीं कह सकते कि जो उस समय इतने रिसोर्सेज नहीं थे, जिन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं आपसे, जो डिवाइस की बात कर रहे हैं, जो प्रोग्राम लर्निंग के सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एरिस्टोटल एंड प्लेटो दीज आर नॉट देयर। उस समय वो उनके समझ में उपलब्ध नहीं था, तो वो सारे रिसोर्सेज उनको उपलब्ध नहीं थे, वो उन सारे रिसोर्सेज की कमी थी। इसलिए आप इसको पूर्ण रूप से प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन उस समय नहीं कह सकते कि एरिस्टोटल और प्लेटो के समय में ऐसे ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन था जैसे आज चलता है, क्योंकि रिसोर्सेज इतने नहीं थे, ना इंटरनेट था, ना ही हम जो पेज सेटिंग की बात कर रहे हैं, जो फ्रेम्स की बात कर रहे हैं, वो उस समय नहीं था। लेकिन इनिशिएशन, चूंकि छोटे छोटे पदों में सिस्टमेटिक वे में उन्होंने शिक्षण का कार्य किया डायलॉग मेथड से, इसलिए इनिशिएशन वहां से माना जा सकता है। एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिनका नाम आप लोग सुने हैं, BF स्किनर का, बेंजामिन F स्किनर। तो उन्होंने 1954 में जेम्स हार्वर्ड और BF स्किनर, इन दोनों लोगों का सहयोगी प्रयास था कि कोई एक ऑटो इंस्ट्रक्शन मेथड को डेवलप किया जाए। जो जेम्स हार्वर्ड थे और BF स्किनर थे, इन दोनों लोग ये सोचते थे कि ऐसी कोई विधि इजाद की जाए, इस प्रकार की कोई प्रक्रिया डेवलप की जाए जिसमें खुद से निर्देशन प्राप्त होता रहे, किसी व्यक्ति की आवश्यकता न हो, परोक्ष रूप से व्यक्ति की आवश्यकता हो, प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति की आवश्यकता न हो, लेकिन हमें स्वतः निर्देशन प्राप्त होता रहे। इस बात को डेवलप करने के लिए उन्होंने, उनके दिमाग में सबसे पहले बात आई और उन्होंने इसको डेवलप करने की कोशिश की। यदि भारतवर्ष की बात करें तो 1963 में नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो NCERT थी, इसने सबसे पहला प्रोग्राम्ड मटेरियल बनाना शुरू किया।
एनसीईआरटी में आपको पता है कि बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं, उसमें एक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, उस वो अब अलग हो गया है। पहले एनसीईआरटी के ही तहत वो काम करते थे, बाद में उसको अलग स्वायत्त दे दिया गया, वो दूसरा मैटर है। लेकिन भारतवर्ष में इसकी सबसे पहला प्रयास यदि कहा जाए तो एनसीईआरटी का 1963 का प्रयास महत्वपूर्ण है, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री के को बनाने के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और उस अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री को अधिगम के लिए कैसे प्रयोग किया जाए, इसमें एनसीईआरटी ने अपना योगदान दिया है। ये जो प्रोग्राम स्टडी मटेरियल होते हैं, जो सेल्फ लर्निंग स्टडी मटेरियल होते हैं, ये स्टूडेंट्स को डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से जो जितने पाठ्यक्रम चलते थे वहां पर इनको प्रोवाइड किया गया। ट्रेडिशनल मोड में तो उस समय नहीं प्रोवाइड किया गया, जो परंपरागत तरीके से शिक्षण संस्थान चल रहे थे वहां पर इसका प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जो दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम थे, उन दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम में ये अभिक्रमित अनुदेशन सामग्रियों का प्रयोग उनको उपलब्ध कराया गया, उनके स्टूडेंट्स को। अभी प्रेजेंट की यदि बात करें तो ये सेल्फ इंस्ट्रक्शनल जो प्रोग्राम मटेरियल है, ये विभिन्न विषयों, विभिन्न ग्रेड्स, अर्थात कक्षा लोअर क्लासेस से लेकर के हायर क्लासेस तक, और हर विषय पर आपको स्व अधिगम सामग्री उपलब्ध हो गई है आज की डेट में। जैसे आपको पता है कि अभी एक बहुत ही अच्छा ऐप लॉन्च हुआ है जिसको आप दीक्षा कहते हैं। इस कोविड सिचुएशन में ऐसे बहुत सारे आपको प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे, जिन प्लेटफॉर्म्स में सेल्फ लर्निंग की बहुत सारी क्षमताएं, अवसर आपको मिलती हैं। इसी तरह से आप स्वयं के प्लेटफॉर्म पे भी मूक्स के माध्यम से देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सुटेबल आपको मीन्स मिलते हैं जहां पर आप प्रोग्राम मटेरियल को प्रिपेयर करते हैं, और वो सभी सब्जेक्ट में आपको मिलेंगे, चाहे वो लोअर क्लासेस की हिंदी हो, अंग्रेजी हो, इवन साइंस के सब्जेक्ट्स हो, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कोई सा भी अगर आप विषय ले लें तो हर विषय में, हर ग्रेड पे इस प्रकार के प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध है। बहुत ज़्यादा यूज होने वाला जो ये जो प्रोग्राम लर्निंग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है, कोई ड्रिल करना होता है, ड्रिल के वर्क्स होते हैं, बार बार उसको अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पर कहीं प्रैक्टिस की बात होगी, अभ्यास की बात होगी या ड्रिल की बात होगी, वहां पर ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हमें मिलता है। मतलब जहां किसी बात पे आपको प्रैक्टिस कराना हो, स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की प्रैक्टिस करानी हो या कोई ड्रिल कराना हो, उस स्थिति में अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री हमें बहुत ज्यादा हेल्प प्रदान करता है। यदि ओरिजिन की बात करी जाए तो सबसे पहला प्रयास यदि आप बात करें तो सिडने एस प्रेसी का नाम आता है, जिन्होंने 1926 में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पे बहुत पहले काम करना शुरू कर दिया था। हम फॉर्मल वे की अगर बात करें कि जैसे आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि टीचिंग लर्निंग, टीचिंग मशीन के बारे में बात किया था जब आपने एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात किया था, तो सबसे पहला प्रयास जो यदि हम किया जाए तो वो 1920 के दशक की बात है, जहां पर 1926 में सिडनी एस प्रेसे ने टीचिंग मशीन के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया था। वो भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का ही, उसी से मिलता जुलता आप काम उसको कह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो एक्चुअल टर्म है, अर्थात प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये जो एक्चुअल टर्म है, ये बीएफ स्किनर का एक रिसर्च पेपर था, द साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। ये बीएफ स्किनर ने 1954 में अपना एक पेपर प्रस्तुत किया था पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक कॉन्फ्रेंस थी, करेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी एंड द बिहेवियरल साइंसेज। ये कॉन्फ्रेंस था। इस कॉन्फ्रेंस में, जिसको कि यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया था, यहाँ पर 1954 में 12 मार्च को बीएफ स्किनर ने अपना एक रिसर्च पेपर वहां पर पढ़ा था, जहां से इस टर्म को, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, माना जाता है कि वहीं से इसको लिया गया है। और उनके पेपर का नाम था द साइंस ऑफ लर्निंग एंड द आर्ट ऑफ टीचिंग, अर्थात अधिगम का विज्ञान और शिक्षण की कला। ऐसे करके उन्होंने एक पेपर लिखा था, उस पेपर को प्रेजेंट किया था करेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज के कॉन्फ्रेंस में, जो कि पिट्सबर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया था, और डेट थी 12 मार्च 1954। इसको विभिन्न प्रकार के साइकोलॉजिस्ट ने, विभिन्न प्रकार के एजुकेशनिस्ट ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। एक डेफिनेशन है स्मिथ और मुरे की 1962 में कहा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द मटेरियल
टू बी लर्न इनटू ए सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स। जो अधिगम अनुदेशन है वह प्रक्रिया है जिसमें जिस अधिगम सामग्री को सीखा जाना है विद्यार्थियों के द्वारा, अर्थात विद्यार्थी जिस अधिगम सामग्री को सीखेंगे उसको एक श्रेणीबद्ध, क्रमबद्ध एवं श्रृंखलाबद्ध चरणों में उसको प्रस्तुत किया जाता है। आगे फिर कहते हैं कि यूजुअली इट मूव्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम ए फेमिलियर बैकग्राउंड इनटू ए कॉम्प्लेक्स एंड न्यू सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको पता है कि जो विद्यार्थी होता है वो अपना कुछ एंटरिंग बिहेवियर लेकर के आता है, तो इसमें जो सीक्वेंस होता है स्टेप्स का, अर्थात जिस मटेरियल को आपको सिखाना है, जो कंटेंट आपको डिलीवर करना है, उस कंटेंट को इस तरह से आप ऑर्गेनाइज करते हैं, सीक्वेंस में बनाते हैं कि विद्यार्थी जिस चीज को जानता है, अर्थात उसका जो बैकग्राउंड है, जो ज्ञान उसको पहले से प्राप्त है, उसी ज्ञान से संबंधित करते हुए उसको और ज्यादा जटिल और नए प्रकार के संप्रत्यय, सिद्धांत और समझ को उसको जोड़ करके उसको बताया जाता है। अर्थात विद्यार्थी कुछ एंटरिंग बिहेवियर लेकर के आता है, उस एंटरिंग बिहेवियर जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान पर आधारित, जो जिससे वो फेमिलियर है, जिसको वो जानता है, उस पूर्व ज्ञान पर आधारित और जटिल जो उससे संबंधित ज्ञान है, या कोई नए संप्रत्यय हैं उस पूर्व ज्ञान पर आधारित, या उस पूर्व ज्ञान पर आधारित कोई सिद्धांत है, या उस पूर्व ज्ञान पर आधारित किसी प्रकार की समझ है, इसको बहुत ही सिक्वेंशियल वे में मटेरियल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा मानना था स्मिथ और मोरे का, इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है। दूसरी डिफिनीशन है लीथ की, इन्होंने 1966 में कहा कि प्रोग्राम लर्निंग इज ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल कॉल्ड फ्रेम्स। इनका मानना था कि जो प्रोग्राम लर्निंग है, अर्थात जो अभिक्रमित अधिगम है, इसमें जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, जो अधिगम की जो सामग्री है, उसको छोटे छोटे चरणों में प्रस्तुत करके क्रमबद्ध किया जाता है। और जो छोटे छोटे चरण होते हैं, उन छोटे छोटे चरणों को इन्होंने कहा कि वो फ्रेम्स हैं। उसको उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे, एक मान लीजिए आपके पास कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को आपने 10 भाग में डिवाइड कर दिया, तो उसका जो एक भाग होगा उसको उन्होंने नाम दिया फ्रेम, अर्थात फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम, फिफ्थ फ्रेम, ऐसे करते करते 10वें फ्रेम तक की पूरी मटेरियल आपने उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें वो जो ब्लैंक स्पेस ऐसे होते हैं जहां पर उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ विच रिक्वायर ए रिस्पॉन्स टू बी मेड बाय ए कंप्लीटिंग ए ब्लैंक स्पेस इन द सेंटेंस। जैसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स की तरीके बात करते हैं, किसी सेंटेंस को आपको कंप्लीट करना है, किसी वाक्य को आपको पूरा करना है, तो ब्लैंक स्पेस में जैसे आप कंप्लीट करते हैं किसी चीज को भर करके, ठीक उसी प्रकार से फ्रेम्स भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं। आप पहले फ्रेम पर हैं, आप तीसरे फ्रेम तब तक नहीं जा सकते जब तक आप सेकंड फ्रेम को नहीं क्लियर करेंगे। इसलिए उन्होंने इसको एक चरणबद्ध तरीके से उसको कहा है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले होते हैं सेंटेंस, उस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इसमें जो आप अनुक्रिया जो होती है, जो आप अवांछित अनुक्रिया होती है, जो आप चाहते हैं कि विद्यार्थी ये अनुक्रिया करे, किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में जब उनको पढ़ने के लिए जाता है तो आप चाहते हैं कि विद्यार्थी इस प्रकार की सही अनुक्रिया करे, तो सही अनुक्रिया के लिए एक सिस्टम आप डेवलप करते हैं, एक क्रम बनाते हैं, जिस क्रम में ही आप उनके रिस्पॉन्सेज को वेरीफाई करते हैं। इसमें जो क्रम निर्धारित किया जाता है उसी क्रम के आधार पर विद्यार्थी को अनुक्रिया करनी होती है, या तो उसकी अनुक्रिया सही होती है या उसकी अनुक्रिया गलत होती है। यदि उसकी अनुक्रिया सही होती है अथवा उसकी अनुक्रिया गलत होती है तो इमीडिएट उसको तुरंत इस बात का पता चल जाता है। अर्थात इसमें प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल में इमीडिएट फीडबैक का सिस्टम होता है। आपने सही अनुक्रिया की तो आपको फीडबैक मिलेगा, आप अगले चरण पे चले जाएंगे। आपने गलत अनुक्रिया की तो आपको फीडबैक मिल जाएगा, आप अगले चरण पे नहीं जा पाएंगे। तो इस प्रकार के जो क्रम व्यवस्थित होते हैं उसको लर्नर अपनी गति से, जितना जल्दी वो पहले वाले चरण को सीख लेगा उतना जल्दी सेकंड फ्रेम पे पहुंच जाएगा, फिर गलती करेगा फिर से उसको पहला सीखना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि वो विद्यार्थी जो होता है, जो लर्नर होता है, जो अधिगम करता होता है, वो अपनी गति से सेल्फ इंस्ट्रक्शन के माध्यम से चीजों को सीखता है। जैसे आपको याद होगा पहले जो ये नोकिया की मोबाइल आया करती थी जो कीपैड वाली होती थी, उसमें एक स्नैकजीनिया एक गेम होता था।
तो स्नैकजीनिया में आप जितनी गति से आप लेवल 10 पे खेलना चाहते हैं लेवल 10 पे खेलिए, आप 1 पे खेलना चाहते हैं 1 पे खेलिए, जितनी आपकी गति हो, जितना जल्दी आप उसके जो स्नैक है उसके मूवमेंट को जितना जल्दी आप कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी गति के साथ उतना जल्दी आप स्कोर बना सकते हैं। तो ये हर विद्यार्थी के लिए उसके इंडिविजुअलाइज्ड वे में सीखने का यह मौका आपको प्रदान करता है, ऐसा लीथ का मानना था। नेक्स्ट डिफिनीशन जो है वो है जैकब और उनके सहयोगियों का। इन्होंने कहा कि जो सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स हैं, अर्थात जो स्व अधिगम वाले कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्रामिंग करी गई है, मटेरियल है, वो ऐसे शैक्षिक मटेरियल हैं जिससे विद्यार्थी सीखता है। सभी शैक्षिक मटेरियल से सीखता है, लेकिन सेल्फ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्रामिंग यहाँ पर है। यहाँ पर जो सेल्फ इंस्ट्रक्शन की जो प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है सॉफ्टवेयर की, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर एजुकेशनल मटेरियल की प्रोग्रामिंग की गई है जिसमें विद्यार्थी सीखता है। और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए, उनको अपने खुद की गति के साथ, खुद के निर्देशन के साथ सीखने के साथ साथ जो अधिगम की तकनीक्स होते हैं उन दोनों को जोड़ दिया जाता है। अर्थात अधिगम की विभिन्न प्रकार की तकनीक हैं, आपने देखा इसके पहले बहुत प्रकार की विधियों के बारे में बात करते हैं, लेक्चर के बारे में बात करते हैं, टीम टीचिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स को उनके सेल्फ इंस्ट्रक्शन के साथ जोड़ दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के टेक्निक्स और विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शंस आपस में मिलकर के विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु को सीखने में उनको सहायता प्रदान करते हैं। वही सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के बारे में इन्होंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को डिफाइन किया है। एक और डेफिनेशन है एस्पिच और विलियम्स की। इन्होंने 1967 में कहा कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज अ प्लान्ड सीक्वेंस। यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे किसी चीज का, यदि आप जैसे कोई भी प्रोग्राम, जैसे कल हम आपसे बात कर रहे थे सेमिनार की, तो सेमिनार भी एक प्रोग्राम है। तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की आपको योजना बनानी पड़ेगी, और ये योजना जो होती है हर स्टेप की अपनी एक सीक्वेंस में उसके एक्सपीरियंसेस होते हैं कि एक फ्रेम से उसको क्या अधिगम अनुभव होगा। उस अधिगम अनुभवों को एक निश्चित योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि वह अपने उस लर्निंग मटेरियल पर प्रोफिशिएंट हो जाए, मास्टरी हो जाए। उसको जो भी उसको स्टिमुलस मिल रहे हैं, जो भी फ्रेम उसको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, या जो भी टास्क उसको प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल में मिल रहे हैं, उस स्टिमुलस के रिस्पांस के रिलेशनशिप करे और वो इफेक्टिव तरीके से उसको प्रूव कर सके। मतलब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज ए प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू प्रोफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलस रिस्पॉन्सेस रिलेशनशिप। जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है, अर्थात जो उद्दीपक है, उद्दीपक क्या है, जो फ्रेम्स हैं, जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को आपने छोटे छोटे भागों में बांट रखा है, उस स्टिमुलस पर जो रिस्पॉन्स, उसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, इन दोनों के बीच सहसंबंध है। कि जो स्टिमुलस है, मान लीजिए स्टिमुलस आपने दिया हाँ या ना वाले, तो हाँ या ना में या तो हाँ होगा या ना होगा, उसके बीच रिलेशनशिप कैसे आप स्थापित कर सकते हैं। इसी का प्रोफिशिएंसी है कि विद्यार्थी सही स्टिमुलस को करना सीखता है अपनी गति के साथ, और फिर उसको इफेक्टिव तरीके से वो प्रूव करता है। ऐसा मानना था एस्पिच और विलियम्स का। इसके कुछ अपने बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जितने भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हैं, जितने भी अधिगम अनुक्रमित सामग्री है, उसकी अपनी कुछ सिद्धांत हैं, जिस सिद्धांत के आधार पर ही यह वर्क करता है। जो सिद्धांत है इसमें, उस सिद्धांत के लिए आप कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स। तो प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स है, अर्थात छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। जो भी आपके इसमें सिद्धांत लगते हैं, उन सिद्धांतों को आप अलग अलग ऐसे देख सकते हैं कि जो पहला सिद्धांत है वह है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, अर्थात छोटे छोटे चरणों का सिद्धांत। जो भी कंटेंट होगा, जो भी स्टडी मटेरियल होगा, उस स्टडी मटेरियल को आप छोटे छोटे पदों में आप उसको बांट सकते हैं। वो छोटे छोटे पद, जैसे मान लीजिए आपको गुणा की संक्रिया पढ़ानी है गणित में, या आपको बायोलॉजी में कोशिका पढ़ानी है, तो कोशिका को आप छोटे छोटे भाग में बांटेंगे, या गुणा की संक्रिया को आप छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। किसी भी सब्जेक्ट मटेरियल को आप पहले छोटे छोटे स्टेप्स में
डिवाइड करते हैं तो पहला इसमें प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप्स, अर्थात कोई भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होगा उसको आप छोटे छोटे चरणों में ही विभक्त करेंगे। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। जब आप उनको छोटे छोटे पदों में डिवाइड करेंगे तो विद्यार्थी इसमें एक्टिव रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि फ्रेम्स छोटे छोटे होते हैं, विद्यार्थी को तुरंत से पढ़ करके अपना रिस्पॉन्स देना होता है। जैसे एक आप ऐसे पढ़ाइए कि सब कंटेंट इकट्ठा उसको दे दीजिए, विद्यार्थी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, वो इनएक्टिव या पैसिव लर्नर के तरीके की चीज़ों को सीख रहा है। लेकिन जब आप उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करते हैं तो हर स्टेप्स के बाद किसी प्रकार के फीडबैक का सिस्टम होता है। आपको वो स्टेप कितना समझ आया इस बात के लिए आपको एक्टिव रिस्पॉन्डिंग करना होता है। जो लर्नर होता है वो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है, तो इसलिए आप कहते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग। तीसरा जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। वो जैसा रिस्पॉन्ड करेगा, जैसी अनुक्रिया करेगा किसी भी फ्रेम पे, किसी भी स्टेप पे, जिस प्रकार की अनुक्रिया करता है उसी प्रकार की अनुक्रिया के हिसाब से उसको पुनर्बलन मिलता है। यदि वो सही रिस्पांस देता है तो अगले चरण पे जाता है, यदि वो गलत रिस्पांस देता है तो अगले चरण पे नहीं जा पाता है, या तो उसको पुनः पिछले वाले चरण पे आना पड़ता है या फिर उसकी रिमीडियल टीचिंग की व्यवस्था होती है जिस प्रकार की आप प्रोग्रामिंग किए होते हैं। अर्थात यहाँ पर विद्यार्थी को तुरंत से रीइंफोर्समेंट मिलता है, जैसे ही वो रिस्पॉन्स किया तुरंत से उसको फीडबैक मिलना शुरू हो जाता है। अगला सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, अर्थात सेल्फ पेसिंग के अंतर्गत विद्यार्थी जो होता है वो अपनी गति से सीखने की कोशिश करता है। वही हमने आपको स्नैगिनिया का एग्जांपल दिया कि जो विद्यार्थी होता है वो अपनी गति से, जितनी गति से, बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर है जल्दी जल्दी स्टेप्स को सीखता चला जाएगा, बहुत ज्यादा स्लो लर्नर है धीमी धीमी गति से चीजों को सीखता जाएगा। तो ये उसका प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग है, धीरे धीरे वो या तीव्र गति से चीजों को सीख सकता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग, और लास्ट में आप विद्यार्थी का मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि ओवरऑल जो टेक्स्ट मटेरियल था या जो भी लर्निंग मटेरियल था वो कितना उसको सीख सका है। इसलिए आप हर स्टेप पे विद्यार्थी को टेस्ट करते रहते हैं, इसलिए आप इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टूडेंट टेस्टिंग। आप विद्यार्थी की परीक्षण भी यहाँ पर साथ साथ करते रहते हैं। यदि इसके टाइप्स की बात करें कि कितने प्रकार की प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को आप 4 तरीके से बांट सकते हैं। एक है लीनियर या एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, दूसरा है ब्रांचिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग, तीसरा है मैथमेटिक्स प्रोग्रामिंग, और चौथा है रूलिंग सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग। दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। एक है लीनियर जिसको आप रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। दूसरा है ब्रांचिंग या शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, या इसको आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी नाम देते हैं। तीसरा है मैथमेटिक प्रोग्रामिंग, या जिसको आप अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। एक्चुअल मैथमेटिक शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सीखना। और चौथा है रूलिंग सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पर रूल सिस्टम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लिया हुआ टर्म है, इस पर हम ज़्यादा आपसे बात नहीं करेंगे। वो रूलिंग सिस्टम है जहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए प्रोग्राम मटेरियल को प्रस्तुत किया जाता है। जो आपका लीनियर या एक्सटेंसिव प्रोग्रामिंग है, जिसको आप रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, इसके जो फाउंडर थे वो BF स्कीनर थे। 1955 में इन्होंने लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था। इसका जो सिद्धांत है वो स्कीनर का ही सिद्धांत दिया हुआ है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, जिसको आप क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। अर्थात जो स्टिमुलस है और जो रिस्पॉन्स है उनके बीच क्रिया प्रसूत उनके बीच जो अनुबंधन होता है उसको ऑपरेंट या क्रिया प्रसूत आप अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं। इसको आप लोग साइकोलॉजी में डिटेल में पढ़े होंगे। इसका एजम्पशन है कि जो मानव का व्यवहार है, मानव को व्यवहार को आप किसी चीज के साथ यदि अनुबंधित कर दें तो आप उसके व्यवहार को बदल सकते हैं, उसको एक निश्चित शेप दे सकते हैं, है ना। इसके पीछे क्या है कि जो मानव का व्यवहार है यदि आप उसकी किसी चीज से अनुबंधन कर दें, किसी चीज से कंडीशनिंग कर दें, तो धीरे धीरे बार बार आप उसकी कंडीशनिंग करते करते जब स्टेप बाय स्टेप आप उसको सिखाते जाएंगे
तो अल्टीमेटली उसके व्यवहार को आप परिवर्तित कर सकते हैं, एक निश्चित शेप में, एक निश्चित आकृति में उसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और उसको आप जैसे जैसे एक स्टेप दूसरे स्टेप पे आप अगर उसको इन्फोर्समेंट देते जाएंगे, जैसा कि डिजायर्ड रिस्पॉन्स है, सही अथवा गलत का, जिस प्रकार का भी आप रिस्पॉन्स उसको देते हैं, उस रिस्पॉन्स के हिसाब से आप उसके बिहेवियर को या ह्यूमन बिहेवियर को आप चेंज कर सकते हैं, एक निश्चित शेप में बदल सकते हैं। ये इसके पीछे एक एजम्पशन है, अभिधारणा है। जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में, वो एक निश्चित सीक्वेंस में और एक निश्चित इनटू ए नंबर ऑफ मीनिंगफुल स्मॉल स्टेप्स, बहुत ढेर सारे हो सकता है, छोटे छोटे कई पद हों, 10 पद हों, 15 पद हों, 20 पद हों, इसमें हो सकते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है उसको एक बहुत ज्यादा सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से उनको आप बांटते हैं, जिसको आप फ्रेम कहते हैं। वो जो एक एक स्टेप है, उस एक एक स्टेप को आप फ्रेम कहते हैं। फ्रेम्स आर प्रेजेंटेड इन द अरेंज सीक्वेंस वन एट ए टाइम। एक बार में एक ही फ्रेम विद्यार्थी के समक्ष या अधिगमकर्ता के समक्ष प्रस्तुत होता है। तो उसको आप एक निश्चित सीक्वेंस में, निश्चित क्रम में उसको आप क्रमबद्ध करते हैं, और एक समय में एक विद्यार्थी एक ही फ्रेम को देख सकता है, उस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है। उस फ्रेम को वो देखता है, फिर उसके बाद वो एक्टिव रिस्पॉन्स करता है प्रत्येक फ्रेम को। एक फ्रेम को आप उसने देखा, उस पर रिस्पॉन्स किया, सही किया तो आगे बढ़ेगा, नहीं किया तो आगे नहीं बढ़ेगा। फिर उसको उसी पद को पढ़ना पड़ेगा, फिर पद को पढ़ करके तब वो आगे स्टेप पे पहुंचेगा। तो जब तक वो जब वो एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं करेगा, वो अगले स्टेप पे नहीं पहुंच सकता है। जैसे ही वो रिस्पॉन्स करता है किसी भी स्टेप पे, किसी भी पद पे या किसी भी फ्रेम पे, वहां पर उसको तुरंत से फीडबैक मिलता है, पृष्ठपोषण मिलता है। जिस प्रकार का वो रिस्पॉन्स करता है, सही रिस्पॉन्स करता है, सही फीडबैक आगे बढ़ने के लिए, गलत रिस्पॉन्स करता है आगे नहीं बढ़ पाएगा, उसी फ्रेम पे पुनः से उसको स्टडी करनी होगी। इसलिए इट इनफोर्सेस बिहेवियर एंड मोटिवेट टू लर्न द नेक्स्ट फ्रेम। जब वो बार बार गलती करेगा तो वो विद्यार्थी को मोटिवेट करता है कि वो अगले फ्रेम पर जाए। जैसे स्नैक आप खेलते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रोग्राम लर्निंग इंस्ट्रक्शन का। आप तब तक उसके अगले लेवल तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप उसको कंप्लीट में कर लें, है ना। इसी तरह से आप लोग मारियो का गेम देखे होंगे, एक गेम आता है मारियो, आप उसमें बोनस अंक भी मिलते रहते हैं, और आप जब तक एक चरण को नहीं पूरा कर लेते तब तक तो अगले चरण पे जाने के लिए व्यक्ति को मोटिवेशन रहता है कि अगले वाले फ्रेम में क्या होगा। सिमिलरली वो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में भी है कि एक फ्रेम पे जो उसने सीखा, अगर वो गलत रिस्पॉन्स एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बार बार गलत रिस्पॉन्ड करेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसको आगे बढ़ने के लिए, उस चीज को रेनफोर्स करने के लिए वो एक्टिवली मोटिवेट होकर के लर्निंग के सिस्टम में आगे बढ़ता है। और लर्नर जो होता है वो जैसा आप चाहते हैं वैसे चीजों को आप सीख लेते हैं। इसको इसलिए एक्सट्रिंसिक कहा गया क्योंकि यहाँ पर आप बाहर से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। यदि वो गलत रिस्पॉन्स कर रहा था, आप उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसी फ्रेम पे उसको रहने दे रहे हैं, तो आपने उसको कंट्रोल कर लिया। जब तक तुम सही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक अगले पद पर नहीं पहुंच पाओगे। तो जो आपका डिजायर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस है, जो आप चाहते हैं कि विद्यार्थी को इस प्रकार का अधिगम अनुभव हो, जब तक वो उस प्रकार का अधिगम अनुभव उसको नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक वो विद्यार्थी अगले फ्रेम पर नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जैसा आप अधिगम अनुभवों को वांछित करते हैं कि इस प्रकार का अधिगम अनुभव उसको प्राप्त हो, उसके हिसाब से आपने प्रोग्रामिंग को पहले से सेट कर रखा है। अर्थात जब तक वो उस प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं करेगा वह अगले फ्रेम पर नहीं पहुंच पाएगा। इसको डायग्राम के रूप में आप ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं, डायग्रामेटिक वे में। जैसे ये प्रथम पद है, इस प्रथम पद पर फर्स्ट फ्रेम पे वो अनुक्रिया किया, फर्स्ट फ्रेम पे अनुक्रिया करने के पश्चात यहीं पे उससे फीडबैक लेना होगा। यदि वो फीडबैक उसने सही दिया तो सेकंड फ्रेम उसके लिए खुलेगा, यदि उसने सही फीडबैक नहीं किया तो ये फ्रेम उसके लिए खुलेगा ही नहीं, उसको पुनः फर्स्ट फ्रेम को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर उसने सही अनुक्रिया कर दिया तो अगले फ्रेम पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली यदि उसने इस फ्रेम का सही रेस्पॉन्स किया है, सही अनुक्रिया दिया है, तब तो वो अगले फ्रेम पे जाएगा, अन्यथा पुनः उसको उसी फ्रेम पर स्टडी करके उसका सही रेस्पॉन्स तब तक देना होगा जब तक कि वो सही रेस्पॉन्स ना दे दे। तो यहाँ पर क्या है कि आप हर फ्रेम पर आपने बाहर से कंट्रोलिंग कर रखी है, इसलिए इसको आप एक्सट्रिंसिक कहते हैं। यहाँ भी कंट्रोलिंग है,
कि आप जब तक सही रिस्पॉन्स नहीं करोगे आप थर्ड फ्रेम पे पहुंच ही नहीं पाओगे, जब तक आप थर्ड फ्रेम का सही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक फोर्थ फ्रेम पे पहुंच ही नहीं पाओगे, जब तक आप फोर्थ फ्रेम पे सही रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक आप फिफ्थ फ्रेम पे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इसलिए फ्रेम के हिसाब से आप अगर देखें तो इसको बाहर से कंट्रोल किया गया है, इसलिए उसको आप एक्सट्रिंसिक कहते हैं, और जब तक वो सही रिस्पॉन्स नहीं करता तब तक वो अगले फ्रेम पर नहीं पहुंच सकता है। तो चूंकि ये लीनियर वे में है, एक सीधी रेखा में चल रहा है, इसको आप लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और चूंकि प्रोग्रामिंग करने वाला व्यक्ति या टीचर पहले से विद्यार्थी के व्यवहार को निर्धारित कर रखा है, इसलिए इसको आप एक्सट्रिंसिक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ब्रांचिंग आर इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग। इसको हम शाखीय या आंतरिक अभिकर्वित अनुदेशन कहते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो नॉर्मन ए क्राउडर थे। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लीनियर ब्रांचिंग की कुछ कमियों को देखा, उस कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने ब्रांचिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग मटेरियल को बताया। इन्होंने डिफाइन किया कि ब्रांचिंग और इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग इज वन which adapts to the need of students without a medium of an extrinsic device such as a computer. In contrast to linear programming, this style provides an intrinsic arrangement in the sense that it is not controlled extrinsically by the programmer. जो ब्रांचिंग, जो लीनियर की क्या ड्रॉबैक है कि जब तक विद्यार्थी पहले फ्रेम को सही अनुक्रिया देकर के नहीं कर लेगा तब तक वो सेकंड फ्रेम पे नहीं पहुंच सकता। लेकिन फर्स्ट फ्रेम की स्टडी करते करते विद्यार्थी को यह पता ही नहीं चल पा रहा है कि वो कहां पे गलती कर रहा है। इस चीज को दूर करने के लिए क्राउडर ने ब्रांचिंग प्रकार का प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप किया, जिसमें विद्यार्थी को सहायता मिलता है, उसको सहायता मिलता है कि वह किस प्रकार की अनुक्रिया करे, कहां पे गलती कर रहा है, इस बात को उसको सहायता मिलती है, वो कहां पे गलती कर रहा है उसको पता चल जाता है। इसलिए उन्होंने इसको ब्रांचिंग या एक्सट्रिंसिक प्रोग्रामिंग के नाम से इसको नाम दिया है। और चूंकि यह बाहर से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, विद्यार्थी जैसा अनुक्रिया करता है उस प्रकार का फ्रेम उसके समक्ष खुलता है, इसलिए विद्यार्थी यहाँ पर इंट्रिंसिक, विद्यार्थी जिस प्रकार का सही अनुक्रिया करेगा तो अगला फ्रेम खुलेगा, यदि गलत अनुक्रिया करेगा तो उसके लिए ब्रांच रूप में कोई दूसरा फ्रेम खुल जाएगा जैसा वो गलत अनुक्रिया कर रहा होगा। और जितने प्रकार की गलत अनुक्रिया होंगी उतने प्रकार की ब्रांचेज होती, इसलिए क्राउडर ने इसको ब्रांचिंग या इंट्रिंसिक प्रोग्रामिंग कहा है। यहाँ पर जो लर्नर होता है वो अपने डिसीजन को लेने के लिए फ्री होता है ना, वो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए फ्री होता है, उसको कोई एक निश्चित वे में आप प्रोग्रामिंग करके नहीं बांध सके कि आपको इसी प्रकार की ही अनुक्रिया करनी पड़ेगी तभी आप अगले फ्रेम पे जाएंगे। इसलिए लर्नर यहाँ पर मुक्त होता है किसी भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए। तो अधिगम करता होता है वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का क्या नीड है, क्या आवश्यकता है, इस बात को देख करके अपने को अडॉप्ट करता है कि उस फ्रेम पे क्या चीजें लिखी गई हैं और उसकी क्या नीड है, उसकी आवश्यकता समझ करके जब वो समझ जाता है तब वो अगले फ्रेम पर पहुंचने की कोशिश करता है। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि दिस इज द फर्स्ट फ्रेम, ये एक पहला फ्रेम है। इस पहले फ्रेम पर विद्यार्थी ने इसको पढ़ा और इसके समक्ष 4 प्रकार के आंसर्स आए। मान लीजिए इसके लिए उसके 4 ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सपोज कीजिए कि इसका ऑप्शन सी सही था, ठीक है। उसने फर्स्ट फ्रेम को पढ़ा और फर्स्ट फ्रेम के पढ़ने के बाद उसको 4 प्रकार के रेस्पॉन्सेस करने थे। हमने एक बहुविकल्पी की एग्जांपल लेकर के बात करें, 4 प्रकार के रेस्पॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। तो सपोज कीजिए कि इसका सी रेस्पॉन्स सही है, तो यदि उसने ए रेस्पॉन्स किया तो तुरंत से ये फर्स्ट फ्रेम उसको रीडायरेक्ट करेगा ब्रांच ए पर जाने के लिए कि आपका उत्तर गलत है, आप ए वाली ब्रांच पे जाइए। अब ए वाली ब्रांच पे यहां पर जो भी वो गलती, मान लीजिए उत्तर गलत है तो उसका उत्तर गलत क्यों है, इस बात का डिस्क्रिप्शन ब्रांच ए पे लिखा होगा। सिमिलरली यदि किसी ने सी अनुक्रिया सही होने के बावजूद भी उसकी अनुक्रिया सी सही है, लेकिन यदि उसने बी अगर अनुक्रिया की तो इस बी अनुक्रिया को करने के लिए एक दूसरा ब्रांच खुलेगा जिसको आप बी ब्रांच कहेंगे, और उस बी ब्रांच पे इस पे जो आंसर लिखा गया था वो आंसर क्यों गलत है इसके बारे में बी ब्रांच में पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा होगा कि आपकी अनुक्रिया गलत है,
यह अनुक्रिया इसलिए गलत है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बी ब्रांच पे लिखा होगा। यदि सी ब्रांच का उसने आंसर दिया तो उसके लिए तुरंत से नया फ्रेम, सेकंड फ्रेम खुल जाएगा, वो आगे प्रोसीड कर जाएगा सेकंड फ्रेम पे। लेकिन यदि उसने डी ब्रांच पे आंसर दे दिया, यदि उसने डी अनुक्रिया कर दी, तो डी अनुक्रिया के लिए तुरंत से दूसरा फ्रेम खुलेगा। यहाँ पर डायरेक्शन होगा कि आप डी फ्रेम पर जाइए, तो वो डी फ्रेम पे जाएगा। डी फ्रेम पे उसके रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था होगी कि डी का आंसर क्यों गलत है, इस बात के लिए डी पर चीजों को पढ़ करके फिर वो, अगर उसने सही अनुक्रिया किया फिर उसको पढ़ेगा, फिर आंसर देगा, फिर सी अनुक्रिया उसको सही लगेगी तो सी पर जाएगा, तो फर्स्ट तो सेकंड फ्रेम पे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के ब्रांचेज होंगी। यदि उसने सही किया तो अगले फ्रेम पे चला जाएगा। सिमिलरली थर्ड फ्रेम पे भी वही सारी अनुक्रिया, विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं होंगी। जिस प्रकार की अनुक्रिया करेगा उस प्रकार का ब्रांच खुलेगा। यदि सही अनुक्रिया करेगा तो नेक्स्ट वाले फ्रेम पे चला जाएगा। नेक्स्ट वाले फ्रेम पे भी उसी प्रकार से अलग अलग तरह के ब्रांचेस खुलेंगे जैसी उसकी अनुक्रिया होगी। अगर उसने अनुक्रिया सही किया तो अगले ब्रांच पे चला जाएगा। और सिमिलरली इसी तरह से, तो मान लीजिए अगर 5 ही ब्रांच की है, 5 ही फ्रेम के हैं, 5 ही पद की आपका मटेरियल होगा, तो यहाँ पर भी आप उसको विभिन्न प्रकार के रेस्पॉन्सेस दे सकते हैं। अब इसमें जो ब्रांचिंग टाइप की जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल होता है, ये दो प्रकार से बनता है। एक को आप कहते हैं फॉरवर्ड ब्रांचिंग। फॉरवर्ड ब्रांचिंग में क्या है कि यहाँ पर ब्रांचिंग लगातार फॉरवर्ड वे में होता है। जैसे ये जो फ्रेम बना हुआ है, ये सारे फ्रेम फॉरवर्ड ब्रांचिंग वाले हैं। फॉरवर्ड ब्रांचिंग में आपको पीछे नहीं लौटना, आपने एक बार सही कर दिया तो आगे ही जाएंगे, एक बार सही कर दिया तो आगे ही जाएंगे, एक बार सही कर दिया तो आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो इसको आप फॉरवर्ड ब्रांचिंग कहते हैं। लेकिन किसी किसी फ्रेम में बैकवर्ड ब्रांचिंग की भी व्यवस्था होती है, अर्थात आप यदि चाहें तो इस 5th फ्रेम से 4th फ्रेम पे भी आ सकते हैं, पीछे की चीजों को भी आप सीख सकते हैं। आपने एक बार सही रिस्पॉन्स कर दिया, सही आगे चलेगा, लेकिन फिर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप फिर से बैकवर्ड ब्रांचिंग में आ जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया यदि आप कहें तो इसमें आपको ब्रांच मिलते हैं, और चूंकि यहाँ पर आप खुद निर्णय ले रहे हैं, आप ए ब्रांच पे जाने का आपका निर्णय है, बी ब्रांच पे जाने का है, सी ब्रांच पे जाने का है, डी ब्रांच पे जाने का है, या इससे ज्यादा भी ब्रांचेज हो सकती हैं। जिस प्रकार की आप अनुक्रिया करेंगे, आप खुद निर्णय लेंगे कि आपको किस ब्रांच पे जाना है, आपको आगे प्रोसीड करना है यदि आपने सही अनुक्रिया की है, आपको पीछे लौटना पड़ेगा, या आपकी रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था होगी यदि आपने गलत अनुक्रिया की है। और जिस प्रकार की गलत अनुक्रिया की होगी उसी के हिसाब से आपकी रिमेडियल टीचिंग की व्यवस्था दूसरी शाखाओं पर फ्रेम्स के रूप में व्यवस्थित होंगी। तो जो अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री है शाखीय प्रकार की, ब्रांचिंग प्रकार की, वो दो प्रकार की, एक अग्रगामी शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा पश्चिगामी शाखीय अनुदेशन। फॉरवर्ड ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग और बैकवर्ड ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग। तीसरे प्रकार का जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जिसको आप मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग कहते हैं। मैथेटिक का मतलब होता है सीखना, ये ग्रीक वर्ड है जिसके फाउंडर थे थॉमस एफ गिलबर्ट। इसको गिलबर्ट ने दिया था और 1962 में इन्होंने मैथेटिक प्रकार के प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को दिया था। यहाँ पर हम किसी भी, ये जो प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है ये लीनियर और ब्रांचिंग की तुलना में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कठिन शैली है थोड़ा प्रोग्रामिंग की। यहाँ पर हम जो एप्लीकेशंस होते हैं रीइंफोर्समेंट की थ्योरी को ऐसे अप्लाई करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन को आप थियरीज को सीखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जो कोई कॉम्प्लेक्स, कोई जटिल कार्य है, उस जटिल कार्य में आपको सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मास्टरी उपलब्ध करानी है, उस बात के लिए हम मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो इकाइयां होती हैं जिस पर मटेरियल प्रस्तुत होते हैं उसको हम फ्रेम न कह करके एक्सरसाइज कहते हैं। यहाँ पर फ्रेम शब्द नहीं यूज होता, फ्रेम शब्द जो यूज होता है वो केवल लीनियर और ब्रांचिंग के लिए किया जाता है। जो मैथेटिक प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल है इसकी जो इकाई होती है उस एक इकाई को हम एक्सरसाइज कहते हैं या अभ्यास पद कहते हैं। जैसे इसका जो रूल है, सपोज कीजिए कि एक हम एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आपको किन्हीं 2 डिजिट वाले नंबर्स को, कोई 2 डिजिट के नंबर हैं और उस 2 डिजिट के नंबर की जो एंडिंग है वो 3 से एंड हो रही है, जैसे 33 है, 43 है, 53 है, 63 है, 73 है, 83 है ना, 13 है, ठीक है, 93 है। तो 2 डिजिट के नंबर आपको हैं लेकिन वो 3 से ही खत्म होने वाले होने चाहिए।
और उसका वर्ग आपको निकालना है। तो एक तो तरीका है कि उसमें आप गुणा करके निकालिए, लेकिन दूसरा तरीका क्या है मास्टरी ऑफ लर्निंग के लिए आपको, कि यहाँ पर आप ये एक तरीका लगा सकते हैं कि मल्टीप्लाई द नंबर विथ इट्स फर्स्ट नंबर। जो भी नंबर 2 डिजिट का जो नंबर है उसको, उस नंबर को उसके पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड एड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। और जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं उस 2 डिजिट वाले नंबर को आपस में गुणा करके आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि 2 डिजिट वाले नंबर हैं, इस 2 डिजिट वाले नंबर के पहले नंबर से इस 2 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करिए, और दूसरे स्टेप पे क्या है कि जो 2 डिजिट वाले नंबर हैं इनके दोनों डिजिट को आपस में गुणा करके उसको जोड़ दीजिए जो आपने पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करके उसको निकाला है। और लास्ट में उसको आप 9 ऐड कर दीजिए। राइट 9 डिजिट इन राइट ऑफ द ऑब्टेन नंबर फ्रॉम द अबव स्टेप। और लास्ट में आपको क्या करना है कि उसके आगे 9 लिख देना है, बस आपका स्क्वायर उसका निकल आएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि आपको 43 का स्क्वायर निकालना है, अर्थात 43 इंटू 43। तो एक तो तरीका ये है कि 43 इंटू 43 करके गुणा कीजिए, और दूसरा तरीका क्या है कि आप 43 को पहले मल्टीप्लाई करिए 4 से। 4 से क्यों? क्योंकि पहला डिजिट इसका 4 है, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 तिया 12 के 2 और 4 चौक के 16 17 172 आ गया। और दूसरे स्टेप पे क्या करना था, ये 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो 172 प्लस 12 इज इक्वल टू 184। और फिर लास्ट में आपको इसके आगे 9 लिख देना है, यहाँ पर 9 लिख देना है तो 1849। तो इसलिए आपका जो स्क्वायर होगा वो 43 इंटू 43 इज इक्वल टू 1849, 1849 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 33 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, या आप 93 ले लीजिए, लेकिन वो 2 डिजिट के ही होने चाहिए, तभी ये आप फार्मूला यहाँ पर लगा सकते। तो इस प्रकार के जो बिहेवियर हैं, जो इस प्रकार के आपको काम है, वो मैथमेटिक प्रकार के एग्जांपल्स में आप लगा सकते हैं। जनरली काफी कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, हर विषयों में इसका आप यूज नहीं कर सकते, जनरली मैथमेटिक्स में आप इसका ज्यादा यूज करते हैं। तो ये आपका मैथमेटिक प्रकार का प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होना है। रूलिंग सिस्टम ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको सर्च करिएगा क्या है, आपको देखना है। ठीक है, फिर हम बाद इस पे चर्चा करेंगे, नहीं तो आप लोग एक्टिव रेस्पॉन्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आप यदि इसके आप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल बनाएंगे कैसे, ये भी आपके इसमें सिलेबस में है कि डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। तो इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। पहला चरण है प्रिपरेटरी फेज, दूसरा चरण है डेवलपमेंटल फेज, और तीसरा चरण है इवेल्युएटिव फेज। 3 चरणों में किसी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को डेवलप किया जाता है। पहला है प्रिपरेटरी फेज, जिसमें आप बनाते हैं, दूसरा उसका विकास करते हैं, और तीसरा उसका मूल्यांकन करते हैं। प्रिपरेटरी फेज में करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द प्रोग्राम, उस पूरी प्रोग्रामिंग का आप बनाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं उसमें। फिर डेवलपमेंटल फेज में राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम, जो भी आपने प्रिपरेशन किया है उसको लिखा जाता है, राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम होता है। और लास्ट में उसका टेस्टिंग होता है, इवेल्युएशन करने के लिए उसका टेस्टिंग आप करते हैं। तो दीज आर द 3 स्टेप्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल: प्रिपरेटरी फेज, डेवलपमेंटल फेज एंड इवेल्युएटिव फेज। क्या क्या है इसमें? तो पहला है आपका प्रिपरेटरी फेज में क्या करते हैं कि ये जो होता है वो प्रोमिनेंट प्लेस है। अगर आप प्रिपरेटरी फेज सही से नहीं बनाए होंगे तो आप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को सही नहीं बना सकते हैं। ये पूरा की है, उसकी चाबी है, पूरे प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल की चाबी है, इसलिए इसको आप प्रोमिनेंट प्लेस किसी भी प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने में करते हैं। इसमें पूरी आपकी प्लानिंग और बिगिनिंग आती है। आप कैसे प्लानिंग करते हैं कि किस टॉपिक पे, किस रीसर्च पे करना है, पूरी प्लानिंग करके आप बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी भी प्रोग्राम मटेरियल को बनाने के लिए। Almost 25% time should be spent for execution of the activities concerning this phase। इस फेज में जितना भी काम आप करते हैं, जो भी काम होते हैं, वो पूरे प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल के डेवलप करने का 25% टाइम आप इसी को डिवोट करते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी करी जाएंगी। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं हम प्रिपरेटरी फेज में, उसकी एक लिस्टिंग है कि प्रिपरेटरी फेज में कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। तो पहली बात है असॉर्टमेंट ऑफ द कंटेंट, टॉपिक और यूनिट्स। आपको किस शीर्षक पे
किस इकाई का या अथवा किस विषय वस्तु पर आपको प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल बनाना है, इस बात को आप देखते हैं। आपको ये भी ध्यान देना होता है कि पहले से कोई प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल ना बना हो या किसी प्रकार का डिफेक्ट आपको लगता है उस प्रोग्रामिंग लर्निंग मटेरियल में, तब आप इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको कंटेंट, टॉपिक और यूनिट को डिसाइड करना होता है कि किस पर आप बनाएंगे। दूसरी एक्टिविटी होती है इसमें डिस्क्राइबिंग द लर्नर्स, किन के लिए आप बना रहे हैं ये कंटेंट। आपको पता है कि हर ग्रेड के लिए अलग अलग विषय एक हो सकता है, लेकिन उसका कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो आपको डिस्क्राइब करना होता है कि उसका लर्नर कौन होगा, कौन सीखने वाला है, इसको ध्यान में रख करके आपको प्रोग्राम बनाना होता है प्रोग्राम। फिर डिटेक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म्स, और जो आप बनाने जा रहे हैं उससे उनके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, इस चीज को देखने के लिए आप मिलर या मेगर या RCEM अप्रोच को ध्यान में रखते हुए उसके अधिगम के उद्देश्यों को आप निर्धारित करते हैं कि इसको सीखने के बाद विद्यार्थी के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। ये ऑब्जेक्टिव्स को आप बिहेवियर टर्म्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है, जो जिस लर्नर के लिए जिसको आपने डिस्क्राइब किया है ऊपर, उसका एंटरिंग बिहेवियर क्या होगा, अर्थात उसका पूर्व ज्ञान क्या होगा, उस विषय से संबंधित वह पूर्व ज्ञान क्या रखता है विद्यार्थी, इस बात को आप एंटरिंग बिहेवियर को भी आपको ध्यान में देना होगा। नेक्स्ट स्टेप आप कह सकते हैं डेवलपिंग स्पेसिफिक आउटलाइंस ऑफ कंटेंट। जब इन चीजों का आप निर्धारण कर लेते हैं तो पूरे कंटेंट की एक बाहरी रूपरेखा तैयार करते हैं कि ये चीजों को आपको उसमें बताना होगा। जो लर्नर पहले से जानता होगा उसको छोड़ देंगे और आप उसके फिर आगे एक आउटलाइन तैयार करेंगे कि क्या क्या चीजों को आप उसमें सम्मिलित करते हैं। तो आप प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल में लास्ट में करते हैं डिजाइनिंग द क्राइटेरियन टेस्ट, और जो आउटलाइन तैयार करने के बाद सेकंड फेज में हम डेवलपमेंटल फेज में उसको लिखते हैं जो आउटलाइन आपने तैयार किया है, और आप प्रिपरेटरी फेज की एक्टिविटी में ही डिसाइड करते हैं कि उसका कैसे परीक्षण किया जाएगा, उसका क्राइटेरिया टेस्ट क्या होगा, किस क्राइटेरिया पे आप उनका परीक्षण लेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, इस बात की भी डिजाइनिंग आप प्रिपरेटरी फेज में ही कर लेते हैं। जो सेकंड फेज है वो सेकंड फेज है डेवलपमेंट फेज। डेवलपमेंट फेज में सबसे पहले आप फ्रेम्स की डिजाइन करते हैं कि आपके फ्रेम किस प्रकार के होंगे। फ्रेम की डिजाइनिंग डेवलपमेंटल फेज में होती है। फ्रेम किस प्रकार का होगा, अर्थात लीनियर होगा, ब्रांचिंग होगा, मैथेटिक होगा या रूलिंग सिस्टम वाला होगा, किस प्रकार का फ्रेम होगा, इस बात की डिजाइन ये डिपेंड करेगा कि आपका सब्जेक्ट मैटर कंटेंट क्या है। इसके बाद फिर आप प्राइमिंग और प्रॉम्प्टिंग की बात करते हैं कि जो मटेरियल आप लिख रहे हैं उसमें आप प्राइमिंग और प्रॉम्प्टिंग, इसको उपक्रमण और अपक्रमण के नाम से इसको जानते हैं। प्राइमिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कभी कभी आप गांव में अगर देखा होगा तो आपके हैंड पाइप जो होता है वो पानी छोड़ देता है। तो जब पानी छोड़ देता तो आप क्या करते हैं, गर्मियों के दिन में अक्सर आपने देखा होगा कि पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है हैंडपंप में। तो पानी का लेवल नीचे चले जाने की वजह से जो उसका पंपिंग का सिस्टम होता है वो पानी ना प्राप्त करने की वजह से पानी नहीं देता है, अर्थात वो प्रेशर नहीं बन पाता है। तो उस स्थिति में आप उस हैंडपंप में ऊपर से पानी डालते हैं, और जब ऊपर से पानी डालते हैं तो वो जाकर के एक प्रेशर क्रिएट करता है और वो फिर अपने मेन फेज में पानी देने लगता है। सिमिलरली जब आप इस फ्रेम को लिखते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रेम को ऐसे लिखना होता है कि कुछ प्राइमिंग हो, अर्थात विद्यार्थी के ज्ञान में कुछ ऐसी चीजें भर दी जाए कि वो अपने पुराने ज्ञान से उसको समृद्ध कर ले, उसको जोड़ करके उसी में, जैसे पानी निकालने लगा ऊपर से पानी आपने डाल दिया तो ऊपर से कोई ज्ञान आप उसको दे दीजिए और वो ज्ञान जिस बात को आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके साथ संबंधित करके वह उस ज्ञान को समझने की कोशिश करने लगे। और प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है बीच बीच में आप उसको प्रॉम्प्ट करते रहें, संकेत देते रहें। जब आपने शुरू कर दिया, एक बार डेवलपमेंटल लिखना शुरू किया तो मटेरियल को इस तरह से लिखना है कि उसमें प्रॉम्प्टिंग होता रहे, बीच बीच में संकेत उसको मिलता रहे कि आप उसको किस प्रकार की अनुक्रिया करनी है। तो प्राइमिंग और प्रॉम्प्टिंग ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फेज है किसी भी प्रोग्राम लर्निंग मटेरियल को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आप कह सकते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ द फ्रेम्स। फ्रेम को आप डिजाइन कर लिया, प्रॉम्प्टिंग और प्राइमिंग के हिसाब से आपने लिख लिया, फिर उसको एक निश्चित सीक्वेंस में जैसा कि आपने प्रिपरेटरी फेज में निर्धारित कर रखा है उसको आप अरेंज करते हैं। सीक्वेंसिंग फ्रेम में उसको आप अरेंज करते हैं। इसके अंतर्गत दो तरह के
सिद्धांतों को या दो प्रकार के उपआगमों को आप लेते हैं। एक है रूलेग अप्रोच, जिसमें पहले रूल बताया जाता है, पहले नियम बताए जाते हैं, फिर एग्जाम्पल्स के साथ उसको एक्सप्लेन किया जाता है। सीक्वेंस कैसे निर्धारित करते हैं? दो तरह से। एक रूलेग अप्रोच है, रूलेग में रूल पहले एग्जाम्पल बाद में, तो ये रूलेग अप्रोच कहलाता है। और दूसरा है एग्रूल अप्रोच, जिसमें एग्जाम्पल पहले और रूल बाद में दिया जाता है। तो ये दो तरह से आप सीक्वेंसिंग फ्रेमिंग करते हैं। जो फ्रेम्स आपने लिखा है उसकी सीक्वेंसिंग इस प्रकार से या तो रूलेग अप्रोच में करेंगे या एग्रूल अप्रोच में करेंगे। तो ये दूसरा चरण है। इसके बाद आप डेवलपमेंटल फेज के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम मटेरियल आपने ऐसे सीक्वेंस में अरेंज कर लिया, उसको डिजाइन कर लिया, उसकी प्राइमिंग प्रॉम्प्टिंग कर लिया, उसकी सीक्वेंसिंग कर लिया फ्रेम्स की एग्रूल के हिसाब से या रूलेग के हिसाब से, अब उसकी एडिटिंग की बारी आती है। जब आप बनाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें बाकी रह जाएंगी। उन चीजों को, जो फालतू चीजें उसको हटाना, जो कहीं कमी रह गई उसको ऐड करना, ये एडिटिंग के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम पहले टेक्निकल एक्यूरेसी एडिटिंग देखते हैं। टेक्निकल एक्यूरेसी एडिटिंग के अंतर्गत हम उसकी तकनीकी एक्यूरेसी देखते हैं कि तकनीकी रूप से वो कितना सक्षम हुआ है अपने प्रोग्राम मटेरियल की डिलीवरी में। और फिर है प्रोग्राम टेक्निक एडिटिंग, जो प्रोग्राम की टेक्निक है, जो आपने प्रोग्रामिंग करी है। एक तो टेक्निकल है, जैसे आपके शब्दों को देखना, उसकी ग्रामर को देखना, ये सारे टेक्निकल चीजें हैं। वो भाषा विशेषज्ञ वाला व्यक्ति देख सकता है या जो उसका विशेषज्ञ उसको दिखा सकते हैं। फिर प्रोग्रामिंग जो आपने किया उसकी टेक्निक को एडिटिंग करते हैं, और लास्ट में फिर कंपोजिंग एडिटिंग करते हैं। किसी प्रकार की कंपोजिंग में यदि दिक्कत हुई हो, को टाइपिंग मिस्टेक हो, उन सारी चीजों को आप यहाँ पर कंपोजिंग एडिटिंग में करते हैं। तो इस तरह से डेवलपमेंटल फेज के अंतर्गत ये सारी चीजें करते हैं। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है इवेल्युएटिव फेज। इवेल्युएटिव फेज में चार महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला है इंडिविजुअल ट्राई आउट। किसी एक विद्यार्थी के ऊपर आप उसको ट्राई आउट करते हैं। इंडिविजुअल ट्राई आउट में आप जो प्रोग्राम मटेरियल आपका तैयार हो गया एडिटिंग के बाद, आपने किसी एक विद्यार्थी को, जिस ग्रेड के लिए आपने बनाया है, उस विद्यार्थी को आप कहते हैं कि आप इसको हल करो या इसको पढ़ो, इस पर अपनी अनुक्रिया दो। तो वो इंडिविजुअल ट्राई आउट कहलाता है। इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा, किसी एक विद्यार्थी के द्वारा जो उसमें ट्राई आउट किया जाता है उसको आप इंडिविजुअल ट्राई आउट कहते हैं या व्यक्तिगत ट्राई आउट भी कहते हैं। दूसरा जो स्टेप होता है वो स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट। उसी ग्रेड के, जिसके ग्रेड के लिए आपने बनाया है, कुछ समूह में विद्यार्थियों को लेते हैं, 5 से 10 विद्यार्थियों को लेकर के उनको आप ट्राई आउट के लेकर आते हैं। इसमें क्या करते हैं, उस विद्यार्थी को कोई अगर कमी आती है, मान लीजिए उसने कहा कि सर हमको ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये भाषा क्लिष्ट लग रही है, इसका मतलब क्या है, तो उन चीजों को आप उसमें सुधार कर लेते हैं इंडिविजुअल ट्राई आउट में, जो व्यक्तिगत रूप से किसी को कोई समस्या हो रही हो। फिर उसी सुधार करने के बाद आप उसको छोटे समूह को ऊपर प्रशासित करते हैं, उनको देते हैं करने के लिए। अब यहाँ भी उनको कुछ समस्या आ रही हो, ग्रुप में कोई समस्या आ रही होगी, तो उनमें उन्होंने जो कुछ भी आपको बताया उसको फिर आप उसमें रिवाइज करके फिर से फ्रेम्स को आप बनाते हैं। फिर फेल ट्राई आउट, स्मॉल ट्राई आउट में जो भी संशोधन हुआ, संशोधन करने के पश्चात जो वास्तविक कोई कक्षा कक्ष है किसी ग्रेड के लिए, मान लीजिए कक्षा 8 के लिए आपने बनाया है, तो कक्षा 8 के वास्तविक किसी विद्यालय में जाकर के आप उसको प्रशासित करते हैं, उसका परीक्षण लेते हैं, फिर उसमें जो कमियां रहती हैं उसको आप फेल ट्राई आउट के अंतर्गत दूर करते हैं। और लास्ट में फिर आप उसको मूल्यांकन करते हैं कि इंडिविजुअल ट्राई आउट में क्या संशोधन किया, स्मॉल ट्राई आउट में, स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट में क्या संशोधन किया गया, फील्ड ट्राई आउट में क्या संशोधन किया गया, इन सबका मूल्यांकन करके उसको ओवरऑल अपने इवैल्यूएटिव फेज में चीजों को आप बना करके लेके आते हैं। और जो इवैल्यूएशन का फेज होता है उसमें आप क्या करते हैं कि इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन इंटरनल क्राइटेरिया, जो आंतरिक क्राइटेरिया के आधार पर जो इवैल्यूएशन बेस्ड होता है, उसके अंतर्गत 3 बातें हैं। जो भी डाटा आपको मिला इंडिविजुअल ट्राई आउट से, स्मॉल ग्रुप ट्राई आउट से या फिर फील्ड ट्राई आउट से, तो डाटा ऑफ फील्ड ट्रस्टिंग, जो भी आपने फील्ड ट्राई आउट से आपको जो डाटा मिला, मे बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ, उसमें जो भी डाटा आपको मिला, जो भी आंकड़े आपने इकट्ठा किए, उसके आधार पे आप एरर रेट निकालते हैं कि उसकी एरर की रेट क्या है, त्रुटि की दर क्या है। और फिर आप निकालते हैं प्रोग्राम डेंसिटी, प्रोग्राम डेंसिटी क्या है उसकी, और फिर सीक्वेंस प्रोग्रेशन की जो क्रम है उसका प्रोग्रेशन किस प्रकार का है। तो ये 3 बातों पे आप डाटा जो मिला हुआ है आपको फील्ड टेस्टिंग के दौरान, इन 3 बातों पे आप उनको रेट एरर, प्रोग्राम डेंसिटी और सीक्वेंस प्रोग्रेशन के हिसाब से उनका इवैल्यूएशन प्रस्तुत करते हैं। रेट एरर क्या है,
रेट एरर और फ्रेम रेट एरर, दो तरह की बातें हैं। एक प्रोग्राम एरर रेट है कि पूरे प्रोग्राम पर ये परसेंटेज में निकलता है, और एक फ्रेम पे एरर रेट क्या है ना, मतलब त्रुटि की दर क्या है। एक तो पूरे प्रोग्राम की, जितने भी मान लीजिए 10 फ्रेम है, 10 फ्रेम पे पूरे प्रोग्राम में क्या त्रुटि की दर है, और किसी एक जो पद है उस एक पद में क्या त्रुटि की दर है। इसको निकालने के लिए जो प्रोग्राम एरर रेट है, टोटल नंबर ऑफ एरर्स, आपने फेल ट्राई आउट में जितने एरर कुल विद्यार्थियों ने किए उसको 100 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज इन फ्रेम्स, जितने गलती किए गए और कुल कितने रिस्पॉन्स मिले और कुल कितने लर्नर थे। तो टोटल नंबर ऑफ एरर्स, जितनी गलतियां की गई, मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, तो 100 क्वेश्चन में मान लीजिए 30 में गलतियां आपको मिली कि 30 गलत एरर, 30 त्रुटियां की गई हैं। तो 30 गुणे 100 बटा टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेज क्या है उसकी, कुल रेस्पॉन्सेज कितनी है, तो 100 रेस्पॉन्सेज कुल हैं, और कुल मान लीजिए 50 विद्यार्थी हैं। कुल उस फ्रेम में मान लीजिए 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्नों पर 30 गलतियां की गई, और 100 प्रश्नों के लिए 100 आपके रेस्पॉन्सेज होंगे, और मान लीजिए लर्नर 50 हैं। तो इस तरह से करके आप प्रोग्राम का एरर रेट निकालते हैं। एरर रेट, फ्रेम का एरर रेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ एरर्स मेड ऑन द फ्रेम, किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम पे, मान लीजिए तीसरे फ्रेम की बात कर रहे हैं, तो तीसरे फ्रेम पे कितना त्रुटि की गई है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कुल कितने विद्यार्थी थे इससे भाग दे देंगे, तो हमारा फ्रेम एरर रेट निकल आएगा। तो एरर रेट निकालने के दो तरीके हैं, फ्रेम एरर रेट और प्रोग्राम एरर रेट। जो प्रोग्राम डेंसिटी है उसको टीटीआर से निकालते हैं, हेल्प्स इन द मेजरमेंट ऑफ डिफिकल्टी लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, अर्थात जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपने तैयार किया है वो कितना डिफिकल्ट था, है ना, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कितना कठिन था, इस चीज को निकालने के लिए हम प्रोग्राम डेंसिटी निकालते हैं। और उसको निकालने के लिए इसको हम मेजर करते हैं टीटीआर के रूप में, है ना। ये एक हाइपोथेटिकल रेशियो होता है, एक परिकल्पनित एक अनुपात है टीटीआर, जिसको आप टाइप टोकन रेशियो कहते हैं। इसका फार्मूला है टीटीआर इज इक्वल टू एनडी अपॉन एनटी। एनडी क्या है, जहां पर एनडी द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज। मान लीजिए 4 रेस्पॉन्सेज थे, किसी भी फ्रेम की अनुक्रिया करने के लिए कुल कितने प्रकार के रेस्पॉन्सेज थे, वो है एनडी, है ना, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पॉन्सेज, कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार की आपको अनुक्रिया मिली उसकी संख्या, और एनटी जो है टोटल नंबर ऑफ रेस्पॉन्स रिक्वायर्ड इन ए प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के लिए टोटल कितने नंबर रिक्वायर्ड थे रेस्पॉन्सेज के, कुल कितने रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सेज है। मान लीजिए 4 आप रिक्वायर्ड करते हैं कि 4 प्रकार के उसकी रिक्वायरमेंट है कि 2 सही है उसमें से, तो 2 आपका रिक्वायर्ड है, तो वो उससे भाग दे देंगे, तो आपका टीटीआर रेशियो या आपका टोकन टाइप रेशियो आपका यहाँ पर निकल आएगा। तो इस तरह से हम प्रोग्राम डेंसिटी यहाँ पर निकालते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। ये इसका कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहां से हमने मटेरियल को लिया है, आप यदि चाहें तो इसको स्टडी करके और इससे संबंधित चीज़ों को देख सकते हैं। ये वेबसाइट से ली गई सारी मटेरियल हैं, वेबसाइट पे जो मटेरियल हमको मिला उस मटेरियल के माध्यम से हमने आपको यहाँ पर चीज़ों को प्रस्तुत करके दिखाने की कोशिश की है। तो ये पूरा आज का प्रेजेंटेशन है। आपकी यदि इसमें से कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अभी रख सकते हैं। बताइए। सर इसमें एक ड्रिल शब्द का जो उपयोग किया था तो उसका मतलब बार बार अभ्यास करना। हाँ, ड्रिल का मतलब है अभ्यास। जैसे एक्चुअल में ये मिलिट्री में भी ड्रिल एक होता है, जब वो आप ड्रिल करते हैं, ड्रिल का मतलब होता है आपको परफेक्ट बनाना है उसमें, बार बार तब तक आपको वो अभ्यास करना पड़ेगा जब तक कि पूर्ण रूप से आपकी मास्टरी नहीं हो जाती। ठीक है, अभ्यास में भी हो सकता है कि भाई आपने अभ्यास किया, लेकिन अभ्यास आपका पूर्ण हो भी सकता है, आप उसकी मास्टरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एक तो अभ्यास हो गया प्रैक्टिस करना, आपको बार बार प्रैक्टिस कराया गया।
लेकिन जब प्रैक्टिस इस ध्येय से कराया जाता है कि आपको उसमें मास्टरी करनी ही करनी है, जो मास्टरी लर्निंग की आप पिछली बार अपने प्रेजेंटेशन कर रहे थे, तो मास्टरी लर्निंग को अचीव करने के लिए जो अभ्यास करते हैं उसको आप ड्रिल कहते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? बताइए भाई, किसी की कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है अभी।